हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले फोर्थ और फिफ्थ वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार पढ़ लिए हैं, संयोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। आज वीडियो 6 में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया है क्या, उसकी परिभाषा सबसे पहले देख लें। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कही जाती हैं। इसे अगर बेहतर से समझना है तो हमें एक एग्जाम्पल लेकर के समझना होगा। यहाँ देखो, एग्जाम्पल में मैंने लिया है जब जिंक धातु, किसे लेना है, जिंक धातु को लेना है, उसकी पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। तो किसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। तो जिंक सल्फेट विलयन और कॉपर प्राप्त होता है। हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर प्राप्त होता है। तो ये जो परिभाषा है उसी परिभाषा के अनुसार ये उदाहरण है। तो ये जो बातें लिखी हुई हैं ये ऐसे समझ में नहीं आएंगी, ये तो लिखी हुई है सेंटेंस के रूप में, है ना। मगर इसको समझने के लिए हमें एक समीकरण चाहिए ही चाहिए, तभी ये सारी बातें समझ में आएंगी। देखो यहां पर परिभाषा कहती क्या है कि यौगिक में बोल रही है। तो यौगिक यहाँ कौन है, ये है यौगिक। कॉपर सल्फेट नीला विलयन, ये नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ना, ये किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। और ये एक यौगिक है। इस यौगिक में कहता है परिभाषा, इस यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। इस यौगिक में एक तत्व इसके बारे में बात किया जा रहा है। यह क्या करता है, इस यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। दूसरा तत्व ये है, ये क्या है, दूसरा तत्व। ये क्या बोल रहा है, एक तत्व। यानी कि ये क्या करता है, इसके पास जाएगा, बोलेगा तू भाई यहां से निकल, खाली कर जगह, मुझे आने दे। और ये बेचारा इससे डर जाता है। यानी यहाँ कॉपर जो है ये जिंक से डर जाता है। जिंक पावरफुल है, कॉपर इसके सामने, जिंक के सामने कॉपर क्या है, कमजोर है। तो जिंक जो है इसको भगा देता है और जिंक उसका स्थान ले लेता है। तो कॉपर जो है बाहर निकल जाएगा, जिंक SO4 के साथ यहां मिल जाएगा। तो मिलने से क्या होगा, यहां पर ZnSO4 तैयार होगा। देखो Zn यहां आ गया तो क्या बना, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया। और यह जो कॉपर था यह अलग से यहां दिखेगा। तो वही बात यहां कह रही है परिभाषा, कहती है कि यौगिक में, इस यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेती है। तो यहां देखो स्थान ले लिया है ना, कॉपर को हटा करके क्या किया है, जिंक ने जगह ले लिया है। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। अब एक चीज और यहां जानने लायक बात है कि यह जो है ना, यह नीला विलयन था, नीले कलर का था। जैसे ही यह अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने से जिंक सल्फेट बनाया तो ये नीला विलयन ना गायब हो जाता है। यह जो नीला विलयन है यह गायब हो जाता है और रंगहीन विलयन तैयार होता है इसके बनने से। क्योंकि अब तो ये रहा नहीं, अब ये नया कुछ बना है, तो रंगहीन विलयन ये तैयार होता है। साथ ही साथ कॉपर का लाल भूरा निक्षेप भी देखने को मिलेगा। इसे मैं एक फिगर से भी समझाऊंगा। और एक बात, यह विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि केवल एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। तो यहाँ देखो सिर्फ एक ही तत्व है ना, जिंक, और यहाँ भी एक ही तत्व है। तो एक तत्व दूसरे एक तत्व को भगा रही है, हटा रही है वहां, है ना, विस्थापित कर रही है। इस कॉपर को कौन कर रहा है विस्थापित, जिंक, है ना। जिंक कॉपर को विस्थापित कर रही है। तो एक ही तत्व यहां कर रही है इस तरह का काम ना, तो इसलिए कहलाएगी एकल विस्थापन अभिक्रिया। आपको ये अभिक्रिया पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, है ना। तो नीला विलयन रंगहीन विलयन बनता है और लाल भूरा निक्षेप तैयार होता है। तो इस चीज को फिगर से समझते हैं और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये देखो हमने परख नली लिया है ना, कांच की बनी होती है, इसे टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में, परख नली में
हमने यह नीला कलर का क्या लिया है, कॉपर सल्फेट नीला विलयन, है ना। उसी में हमने क्या किया, जिंक का पट्टी डुबो दिया है। जैसे ही इस कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में यह जिंक की पट्टी डुबोई जाती है, तो ये जिंक की पट्टी क्या करती है, इस कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखो, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक क्या करती है, रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया कर रही है, इसे यहाँ हमने इस समीकरण से दिखाया। फिर इसके अभिक्रिया होने से क्या हमें उत्पाद तैयार हो रहा है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर तैयार हो रहा है। तो यह जिंक सल्फेट किस रंग का होगा, तो रंगहीन, ये रंगहीन। इसी कारण से देखो ये नीला विलयन रंगहीन हो चुका है, कोई रंग नहीं है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर भूरा रंग का एक क्या होता है, निक्षेप तैयार होता है। तो देखो जिंक के पट्टी के ऊपर यहाँ पर देखो कलर चेंज हुआ ना, अब भूरा रंग हो गया है। तो भूरा निक्षेप इस कॉपर के वजह से बनने, कॉपर जो बना ना, ये कॉपर के बनने के वजह से ये भूरा रंग हो गया। यानी इसके ऊपर ये जो परत है वो किसका पड़ा, कॉपर। ये जो नया कॉपर बन रहा है यहाँ पर, यही कॉपर इसके ऊपर जमा हो चुका है। पहले यहाँ तो कॉपर जमा नहीं था, कॉपर कहाँ था, कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये कॉपर जो इसके साथ था अब अलग बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है तो इस रूप में आ चुका है। तो ये कॉपर क्या करता है, इसके ऊपर, जिंक के ऊपर जमा हो जाता है। तो इस वजह से जिंक की पट्टी पर कॉपर धातु की लाल भूरी परत हमें दिखाई पड़ती है, और ये जो विलयन तैयार होता है नया रंगहीन, वो है जिंक सल्फेट का विलयन। अब एक सवाल उठता है यहाँ पर कि ये रिएक्शन तो हुआ, ये समीकरण तो हुआ, है ना, अभिक्रिया, जिसमें कॉपर सल्फेट में जिंक क्या करता है, इसको मार के भगा देता है और उसका जगह जिंक ले लेता है। क्या ऐसा हो सकता है ये कॉपर जो है, ये कॉपर इस जिंक को भगा करके कॉपर इसके जगह पर आ जाए, यानी कुछ ऐसा CuSO4 और जिंक बाहर, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं होगा, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। कॉपर जिंक को भगा ही नहीं सकता है इसमें से, है ना। कॉपर इसके सामने क्या है, कमजोर है। क्या कोई कमजोर मजबूत को भगा सकता है? नहीं भगा सकता है। मजबूत कमजोर को भगा सकता है, मगर कमजोर मजबूत को नहीं भगा सकता। तो यह रिएक्शन होगा ही नहीं। तो हम कैसे पता कर रहे हैं कि ये मजबूत है, ये कमजोर है, और ये मजबूत है, ये मजबूत है, ये कमजोर है, कैसे पता कर रहे हैं? तो और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसके बाद में बताऊंगा ये हम कैसे करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में जब आयरन धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो आयरन सल्फेट विलयन और कॉपर धातु बनते हैं। इसे यहाँ अभिक्रिया द्वारा मैं समझा देता हूं। कहता है आयरन धातु के टुकड़े, ये आयरन धातु का टुकड़ा है, को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन में आयरन के धातु को रखा जाता है तो आयरन सल्फेट विलयन और कॉपर धातु बनते हैं। तो कहा जा रहा है कॉपर सल्फेट विलयन में आयरन धातु अगर रखा जाए, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। ये क्या है, अभिकारक है, अभिक्रिया करेंगे, हमें उत्पाद के रूप में आयरन सल्फेट मिलेगा और कॉपर मिलेगा। तो शुरुआत में जब हम कॉपर सल्फेट लेंगे तो उसका रंग नीला होगा, उसमें आयरन जब डालेंगे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने से हमें आयरन सल्फेट मिलेगा, नीला से हरा विलयन हो जाता है। तो इसे आप फिगर से भी समझ लो। ये देखो, ये एक परख नली, टेस्ट ट्यूब में हमने लोहे की कील ली, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन लिया। जब आयरन और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो देखो इस आयरन के कील के ऊपर भूरे रंग का परत जमा हो गया। ऐसा क्यों जमा हुआ? क्योंकि देखो कॉपर पहले ना कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर था, है ना, ये आजाद नहीं था। कॉपर सल्फेट के SO4 के साथ बंधा हुआ था, कॉपर आजाद नहीं था। और जैसे ही आयरन के साथ रिएक्शन हुआ कॉपर आजाद हो चुका है ना, कॉपर आजाद हो चुका है। यही कॉपर जो आजाद हुआ है इस CuSO4 में से यहाँ पर जमा हुआ कॉपर दिख रहा है। लोहे की कील पर कॉपर धातु की लाल भूरी परत।
और ये जो FeSO4 बनता है उसी की वजह से ये हरा है। फिर से एक बार देख लो, कॉपर सल्फेट नीला है, ये आयरन का टुकड़ा है यानी कील है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ कुछ इस तरह से। अभिक्रिया होने से हमें हरे रंग का विलयन मिला। क्यों? क्योंकि आयरन सल्फेट यहाँ तैयार हुआ और इस आयरन के नील के ऊपर भूरा परत है इस कॉपर के जमने के वजह से। अब फिर से वही सवाल, क्या कॉपर आयरन को हटा सकता है FeSO4 में से? कुछ इस तरह से मैं बात रखता हूं। देखो यहाँ पर जैसे कि FeSO4 अगर है ना, और यहाँ कॉपर रखा हो, तो क्या ये कॉपर इसको हटा करके CuSO4 बना दे और Fe बना दे? ऐसा हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कॉपर क्या है? कमजोर है, आयरन मजबूत है, तो कमजोर मजबूत को नहीं हटा सकता है। यहाँ पर देखो, आयरन मजबूत है, कॉपर कमजोर है, तो ये आयरन क्या करता है, इसमें से इसको विस्थापित कर देता है। इसीलिए तो विस्थापन अभिक्रिया कहा है। और एक ही तत्व को हटा रही है, एक तत्व एक ही दूसरे तत्व को हटा पा रही है, इसलिए इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कह रहे हैं। उदाहरण 3 देखते हैं। यहाँ पर इस उदाहरण में देखो, जब मैग्नीशियम धातु, ये रहा मैग्नीशियम धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट विलयन और कॉपर धातु बनता है। फिर से देखो, अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम धातु को रखा जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम काफी मजबूत है और इस कॉपर को बोलता है, भाई कट ले, यहां से निकल जा, है ना। इसके ताकत को देख करके कॉपर डर गया, SO4 को छोड़ के निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर Mg जो है MgSO4 बना और Cu कॉपर अलग हो गया। तो इसका विलयन नीला था पहले, बाद में इसके बनने की वजह से रंगहीन विलयन तैयार होता है। फिर यहाँ पर वही सवाल, Mg ने Cu को CuSO4 से हटाया, क्या Cu के पास ऐसा ताकत है कि Mg को हटा दे MgSO4 से? ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पर इस तरह से। तो क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण का जवाब यहाँ है, ये है प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला। ये है क्या, इसे भी समझते हैं। उसके बाद फिर जो 3 मैंने रिएक्शंस लिए थे, 3-4 जो भी एग्जांपल्स लिए थे अभी, उसमें मैंने सवाल किया कि कमजोर को मजबूत हटा पाता है ना, विस्थापित कर पाता है, तो कमजोर को कैसे पता करें और मजबूत को कैसे पता करें, इसमें कौन है ना तत्व, मजबूत और कमजोर। तो इसके लिए प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, जिसे रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, इसे समझते हैं। यह कहता है प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला धातुओं की एक सूची है जो उन्हें उनकी घटती रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करती है। यहां पर देखो, ये पूरा एक यहां पर मैंने श्रृंखला तैयार किया है ना। ये जो है प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला है, जिसे सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है, इंग्लिश में रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज भी कही जाती है। तो ये जो सक्रियता श्रेणी है, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला है, इसमें हमने पोटेशियम से शुरुआत की है और ये लास्ट कहाँ तक, गोल्ड तक खत्म होगा, है ना। तो इस प्रतिक्रिया श्रृंखला में पहला पॉइंट क्या कहता है कि धातुओं की श्रृंखला है। क्या है? धातुओं की श्रृंखला है। ये धातुओं की श्रृंखला है और उसकी एक सूची है जो उन्हें उनकी घटती रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करती है। यानी कि प्रतिक्रियाशील, बहुत ज्यादा एक्टिव, यानी रिएक्शन में तुरंत एकदम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहे। एकदम जैसे ही कोई रिएक्शन होने वाला हो, सबसे पहले आगे बढ़ के ये कैसे, आपके क्लास में मान लो 50-60 बच्चे हैं, उसमें मैडम ने कहा कि हाँ बच्चों आज पेंटिंग है, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से 2-4 बच्चे तुरंत फटाफट खड़े हो जाते हैं। उस 4 बच्चे में भी कोई एक बच्चा ऐसा होता है कि सबसे पहले तैयार हो जाता है ना, कि मैं बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा, है ना।
और बाकी जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, बाद में सोचते विचारते हैं, तब जाकर के फिर डिसीजन लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ धातुओं के साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे तेज बच्चा है। पोटेशियम क्या है? सबसे तेज बच्चा है हमारा, है ना, इस पूरी श्रृंखला में। यानी कि देखो यहाँ सारे बच्चे ही बैठे हुए हैं एक लाइन में, है ना। तो यहाँ पर कौन ज्यादा यहाँ पर एक्टिव है? कौन तेज बच्चा है हमारा? पोटेशियम हमारा तेज बच्चा है। उससे थोड़ा कम तेज कौन है? सोडियम है। फिर कौन उससे कम तेज है? कैल्शियम है। फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, निकल है, टिन है, लेड है, और बीच में इधर फिर हाइड्रोजन आ रहा है। फिर आता है उससे कमजोर कॉपर, मर्क्यूरी, ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया। तो यहां पर एक चीज देखना कि ऊपर में जो धातु होगी वो सबसे ज्यादा क्या होगी? सक्रिय होगी, हमेशा रिएक्शन करने के लिए तुरंत तैयार रहेगा। और नीचे में जो रहेंगे, जैसे कि पोटेशियम के नीचे, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? पोटेशियम की सोडियम? हमारा तो ऊपर में यही है ना। हमने किस तरह से अरेंज किया है? यहाँ अरेंज किया है कि कौन सबसे ज्यादा तेज है ना। तो तेज तो यही बच्चा है पोटेशियम हमारा। तो पोटेशियम को कौन हटा सकता है? सोडियम हटा सकता है उस विस्थापन अभिक्रिया में? नहीं, सोडियम को पोटेशियम हटा देगा, है ना। ये इसको हटा सकता है, सोडियम को पोटेशियम हटा सकता है। उसी तरह से पोटेशियम इनको भी हटा सकता है, इनको भी हटा सकता है। यानी कि टॉपर बच्चा जो है, नीचे में जितने बच्चे दिख रहे हैं, यानी जितने धातु दिख रहे हैं, उन सबको हटा सकता है, विस्थापित कर सकता है। मगर पोटेशियम को ये सब नहीं कर सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल समझ लो। मान लो ये प्रेसिडेंट है, इस प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री हटा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये प्रधानमंत्री है। ये मान लो कि गवर्नर है ना। क्या गवर्नर प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है? नहीं, है ना। गवर्नर के नीचे कौन है? चीफ मिनिस्टर। क्या चीफ मिनिस्टर गवर्नर को या प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को, किसी को हटा सकता है? क्या चीफ मिनिस्टर में उतना ताकत है, पावर है? नहीं है। मगर ये सब में पावर है, ये तीनों इसके ऊपर है। तो ये क्या कर सकते हैं? इनको हटा सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, मंत्री को हटा सकते हैं, कुछ भी, किन्हीं को भी हटा सकते हैं, है ना, विस्थापित कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी है। ये धातु सबसे ऊपर है, इन सबको विस्थापित कर सकता है। उसके बाद यहां देखो आयरन और लेड, इन दोनों में अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या लेड आयरन को विस्थापित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मगर आयरन इस लेड को विस्थापित बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आयरन के नीचे लेड है ना। अब देखो यहां पर जो मैंने श्रृंखला तैयार की है, इस श्रृंखला को देखना। पोटेशियम का नाम लैटिन वर्ड में कैलियम होता है, सोडियम का नाइट्रियम होता है, ठीक उसी प्रकार टिन जो है उसका स्टैनम है, लेड का प्लम्बम, ये लैटिन नेम है, मर्क्यूरी का हाइड्राजायरम है, और सिल्वर का अर्जेंटम है, और गोल्ड का ऑरम है ना। तो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातुएं यहां पर लिखी हुई हैं, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय धातुएं ये सारी हैं। ये सब क्या है? ये जितने भी धातु दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, ये जितने भी धातु, ये हाइड्रोजन को विस्थापित आराम से कर सकता है। तो कुछ ऐसे भी धातु हैं जो हाइड्रोजन से भी कमजोर होते हैं। ये धातु जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे ना है। ठीक, तो यहां पर एक चीज और बता दूं, 9th में आपने पढ़ा होगा कि ये के क्यों लिखा है। पोटेशियम आपने नाम लिखा, मगर के क्यों लिखा? तो कैलियम जो लैटिन वर्ड है उसका के यहाँ लगा है, और Na लिखे हैं, Na अगर लिखा है तो नाइट्रियम का Na आया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ अगर हमने Sn लिखा है तो स्टैनम का Sn आया है। लेड है तो Pb लिखा है तो P और B आया। उसी प्रकार मर्क्यूरी है तो Hg कहाँ से आया? तो H और G ये आया। सिल्वर का Ag कहाँ से आया? तो A और G आया। गोल्ड का Au कहाँ से आया? तो Au यहाँ से आया। तो अब आपको ये प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। तो इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन
कौन सा रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला क्या है, धातुओं की एक सूची है जो उन्हें उनकी घटती रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करती है। घटती यानी इधर ज्यादा है सक्रियता, और सक्रियता धीरे धीरे नीचे की तरफ घटती चली जा रही है, नीचे की तरफ घटती चली जा रही है। इस श्रृंखला में सबसे ऊपर की धातुएं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। तो ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं ऊपर में दिख रही हैं, सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातुएं नीचे दिखेंगी। यह श्रृंखला इस बात को तय करने में सहायक होती है कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु एक कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है या नहीं। तो हमने यहाँ पर सवाल पूछा था इस जगह पर कि ये मैग्नीशियम कॉपर को विस्थापित कर सकती है कि नहीं, उसी तरह से कॉपर मैग्नीशियम को विस्थापित कर सकती है कि नहीं। इस केस में हमने कहा नहीं, कॉपर मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकती है, मगर मैग्नीशियम कॉपर को विस्थापित कर सकती है। तो इस श्रृंखला में देखो मैग्नीशियम और कॉपर को देखना, इस श्रृंखला में मैग्नीशियम ऊपर है ना, और कॉपर देखो कहाँ है, बहुत नीचे है ना। मैग्नीशियम यहाँ है, इस जगह पर है, कॉपर देखो कितना नीचे है। तो बॉस तो यही ना है, तो जब बॉस आएगा तो कॉपर उठ के वहां से दुम दबा के भाग जाएगा। इसीलिए देखो मैग्नीशियम के पहुंचने पर कॉपर भाग जाता है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के आने से कॉपर यहाँ से जगह छोड़ के भाग गया, और इस जगह पर मैग्नीशियम आ गया, है ना, कॉपर भाग गया। यहाँ पर देखो, इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ। कॉपर के आने से क्या मैग्नीशियम छोड़ के भाग जाएगा? नहीं। इस केस में भी देखना, यहाँ भी देखो आयरन और कॉपर। अगर आयरन और कॉपर को देखो तो आयरन कहाँ पर है? आयरन यहाँ पर है, कॉपर कहाँ है? नीचे। फिर आयरन बॉस बना हुआ है, ऊपर में है, कॉपर नीचे है। तो आयरन जैसे ही आएगा कॉपर को भगा देगा। कॉपर देखते ही भाग जाएगा, इसको देख करके कॉपर इसको देखते ही भाग जाएगा, खाली जगह कर देगा, और FeSO4 बनेगा और कॉपर बनेगा। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल हमने और लिया था, क्या ये लिया था, जिंक ने कॉपर को भगा दिया था, है ना। कॉपर ज्यादा, जिंक ज्यादा सक्रिय है कॉपर से। यहाँ देखो, इसमें जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है। तो जिंक बॉस बना हुआ है, ऊपर में है, ज्यादा सक्रिय है, ऊपर वाले ज्यादा सक्रिय होते हैं, नीचे वाले कम सक्रिय होते हैं। कंपेयर करना होता है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले से। तो ये ज्यादा सक्रिय होने की वजह से कॉपर को आसानी से विस्थापित कर सकता है, और इसका उल्टा अगर कॉपर इसको चाहे विस्थापित करना नहीं कर सकता है ना। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अब कुछ आप भी थोड़ा सा आंसर करना। ये PbCl2 है ना, ये PbCl2 है, लेड क्लोराइड जिसे बोलते हैं, और ये कॉपर है। ये कॉपर और लेड इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? आप सोच के बताओ। देखो कॉपर और क्या बोल रहा है, कॉपर को हटाना है Pb को, है ना, कॉपर Pb को हटाना चाह रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है? कॉपर यहाँ है, अब Pb देखो ऊपर में है, तो जो नीचे वाला है ऊपर वाले को हटा सकता है? नहीं। ऊपर वाला नीचे को हटाता है, तो ऊपर में Pb है, तो ये हटा सकता है इसको, कॉपर को, मगर ये कॉपर चाहेगा इसको इसमें से हटाना, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो सकता है, मगर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन क्या होगा? PbCl2 बनेगा और ये कॉपर आजाद हो जाएगा, है ना। तो ये कहलाएगा लेड क्लोराइड। क्या कहलाएगा? लेड क्लोराइड। उदाहरण 5 देखो, इसमें भी जवाब देना आप सोच समझ के। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है? इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल है? सिल्वर है, सिल्वर का काम है इधर अभी कॉपर को हटाना। तो इन दोनों में ही कंपैरिजन देखते हैं। देखो सिल्वर कहाँ है? यहाँ है, कॉपर यहाँ है। तो कॉपर जो है ऊपर है, सिल्वर नीचे है। कॉपर बॉस बना हुआ है, बॉस को क्या नीचे वाले हटा सकते हैं? नहीं। तो सिल्वर नहीं हटा सकता है कॉपर को, मगर कॉपर सिल्वर को हटा सकता है। कॉपर क्या कर सकता है? सिल्वर को हटा सकता है। यहां से इसको बोलेगा भाग भाई, मैं आया बॉस तेरा, तो सिल्वर जगह छोड़ के भाग जाता है, और यहाँ पर क्या बनता है?
सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर आजाद हो जाएगा। तो रंगहीन विलयन नीले विलयन में बदल जाता है ना। तो ये रिएक्शन जो है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिल्वर नीचे है, ये कॉपर को यहां से हटाने में सक्षम नहीं है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो है आपके मन में बिल्कुल छाप दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, ऐसा मैं समझा दूंगा। अब यहां देखो FeCl2 है और H2 है। क्या ये H हाइड्रोजन Fe को यहां से हटा सकता है? दूसरा ऑप्शन है कि Fe क्या हाइड्रोजन को हटा सकता है? दोनों में से कौन सा पॉसिबल हो सकता है? फिर वही सक्रियता श्रृंखला में आते हैं, है ना। इसमें देखो हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन हटाना, हाइड्रोजन का काम है Fe को हटाना, है ना। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ। Fe कहाँ है? यहाँ। ये बाबा नीचे है, हाइड्रोजन जो है नीचे है Fe के, बॉस कौन है? Fe ऊपर में है, ये ज्यादा सक्रिय है। तो क्या इस ज्यादा सक्रिय Fe को H हटा सकता है? बिल्कुल नहीं, नीचे है। क्या इसका उलट हो सकता है? Fe H को हटा सकता है? बिल्कुल, ये बॉस है, अपने नीचे वाले को तो हटा ही सकता है ना, विस्थापित कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन इसको नहीं हटा सकता है, ये नहीं होगा, मगर ये जो Fe है आयरन, इसको हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो यहाँ क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये हो सकता है। फिर उदाहरण 7 लेते हैं। उदाहरण 7 में फिर आते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन को हटाना है यहाँ से। तो फिर यहाँ देखो मैग्नीशियम कहाँ पर है? यहाँ पर है। किसको हटाना है? हाइड्रोजन को हटाना है। तो मैग्नीशियम ऊपर में है, ज्यादा सक्रिय है, सक्रिय धातु है। तो हाइड्रोजन नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे को तो हटाता ही है, विस्थापित करता है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया? यहाँ से हाइड्रोजन को भगा दिया, हटा दिया। तो Mg जो है Cl के साथ मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? आजाद हो गया। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ MgCl2 कैसे बना वो देखो। ये क्या है कि यहाँ से ये ना आबंध यानी बॉन्ड टूटते हैं। ये जो है ये मिलके MgCl2 बन गए और ये जो है ये आपका H2 बन गया। ये H2 बन गया, है ना। ये क्या हो गया? ये H2 बन गया और ये क्या हुआ? MgCl2 बन गया। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 8। इसमें देखो ये सोडियम है, हाइड्रोजन को हटाना है ना। सोडियम क्या करेगा? इसमें से हाइड्रोजन को हटाएगा। फिर सक्रियता श्रृंखला को देखो। इसमें सोडियम का काम क्या है? हाइड्रोजन को हटाने का। तो हाइड्रोजन नीचे साफ दिख रहा है, नीचे है हाइड्रोजन, तो सोडियम बॉस बना हुआ है, ये ज्यादा सक्रिय धातु है, ये हाइड्रोजन को आराम से हटा सकता है। तो सोडियम इसको हटा देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो कैसे बनता है? तो देखो यहाँ पर ये सोडियम है ना। ये सोडियम क्या करेगा? इस OH के साथ मिल जाएगा, तो क्या बना? NaOH। एक सोडियम और लगेगा, ये भी इसके साथ बन गया। यहाँ आबंध यानी बॉन्ड टूटते हैं, ये दोनों H2 बन जाएंगे, ये हाइड्रोजन गैस बन गए, ये जो है यहाँ दिखाया मैंने। और ये दोनों क्या है? ये NaOH बने ना। कितने? 2 बने हैं, 1 2, ठीक। उसी प्रकार अब इधर आते हैं उदाहरण 9 में। यहाँ देखो क्लोरीन है, इसके लिए तो मैंने यहाँ पर ये तो धातु की श्रृंखला है। यहाँ पर हमें अधातु की श्रृंखला के हिसाब से काम करना है, तो अभी आपको उतना पढ़ना नहीं है, फिर भी मैंने उदाहरण दे दिया है। देखो यहाँ क्या है ना, क्लोरीन जो है आयोडीन से ज्यादा सक्रिय होती है। तो क्लोरीन क्या करती है? इस आयोडीन को भगा देती है और भगा करके क्लोरीन के साथ आबंध बना लेती है, तो KCl। तो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन को कौन भगाया? विस्थापित किया? क्लोरीन। इससे KCl पोटेशियम क्लोराइड बना और आयोडीन आजाद हो चुका है। तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ आबंध इस Cl2 का इस तरह से टूटता है। तो ये Cl जो है इस K के साथ, ये Cl इस K के साथ और ये I2 आजाद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? KCl बनेगा और 2 KCl बनेंगे। देखो यहाँ 2 है ना, 1 KCl 2 KCl। काफी सारे उदाहरण हो गए। अब तो मुझे लगता है आप लोगों को सारा चीज समझ में आ चुका होगा। लास्ट 2 एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। यहाँ देखो मैग्नीशियम को कॉपर को हटाना है। कॉपर ऑक्साइड में से किसको हटाना है?
कॉपर को हटाना है। कौन हटाने का काम करेगा? मैग्नीशियम। क्या मैग्नीशियम में इतना ताकत है कि कॉपर को हटा दे? चलो देखते हैं। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम और कॉपर, मैग्नीशियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो मैग्नीशियम बॉस बना हुआ है, ज्यादा सक्रिय है, कॉपर को बोलेगा हटो भाई यहां से, है ना। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? यहाँ पर इसको भगा देगा और खुद वहां पर स्थापित हो जाएगा। तो इसने इसको विस्थापित किया, खुद स्थापित हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और कॉपर आजाद हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता था कि कॉपर मैग्नीशियम को भगा दे? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। क्यों? कॉपर नीचे है मैग्नीशियम से। कॉपर क्या है? ये कॉपर मैग्नीशियम से क्या है? ये मैग्नीशियम से कॉपर नीचे है। तो कॉपर क्या मैग्नीशियम को भगा देगा? ये बॉस को हटा देगा? नहीं, ये नहीं होगा। लास्ट उदाहरण यहां पर देखो, ये आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड में आयरन को भगाना है। कौन भगाएगा भाई? तो एल्यूमिनियम भगाएगा। एल्यूमिनियम ने आयरन को भगा दिया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और ये जो आयरन है ये आजाद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एल्यूमिनियम और आयरन को भी देख लें। इस श्रृंखला में एल्यूमिनियम है और आयरन यहाँ है। ये दोनों देखो यहाँ पर है। कौन ऊपर है? ये ऊपर है, ये आयरन नीचे है ना, नीचे ये ऊपर है। तो बॉस कौन है? एल्यूमिनियम। क्या आयरन बॉस है? नहीं, इसके नीचे है, बॉस के नीचे है। तो क्या ये अपने बॉस को भगा देगा? नहीं, बॉस भगाएगा इसको, है ना, विस्थापित करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम बॉस बना हुआ है, Fe को विस्थापित कर दिया। एक चीज यहाँ आपके जानने लायक और अच्छी बात है, क्या कि देखो इसका नाम मैंने ना कॉपर ऑक्साइड लिखा है, कहीं पर कॉपर 2 ऑक्साइड लिखा है, कहीं क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखा है। तो होता क्या है ना, ये 2 क्या बताता है? 2 जो है इसके ऊपर ना जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बताता है। इसके ऊपर ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसी चीज को ये 2 बता रहा होता है। अब आपको मान लो कि ये 2 नहीं लिखना हो तो इसको दर्शाने के लिए IC क्यूप्रिक लिखते हैं। ठीक उसी तरह से यहां भी देखना आयरन के केस में, है ना, इसको आयरन 2 ऑक्साइड 3 ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर ना +3 है। किस पर +3 है? एक आयरन पर +3 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो इसी को दर्शाने के लिए यहां पर आयरन 3 ऑक्साइड लिखा गया है। अगर आपको मान लो ये नहीं लिखना है, ये आयरन 3 ऑक्साइड आयरन 3 नहीं लिखना है, इसकी जगह सिर्फ आपको क्या करना होगा? फेरिक लिख देना है। तो फेरिक शब्द में ही ये चीज छुपा हुआ है कि 3 यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो आगे की कक्षाओं में जैसे 11th में जाओगे तो ये सब और डिटेल में आप जानोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।